Hello everyone, Radhe Krishna. This is Ayana Agrawal. Today we will read about the stuff now. Okay. We will also understand the expansion, NCERT question, poetic device, and MCQ. Okay, so let's get started. First, we will read about the poet of this poem, who is Robert Frost. Okay, Robert Frost was born in 26 March 1874. Where he gets from? फ्रांसिको कैलिफोर्निया. मतलब हमारे जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म फ्रांसीसी कैलिफोर्निया में हुआ था. ओके, अब आइए पढ़ते हैं इनके अचीवमेंट के बारे में. अचीवमेंट बोले तो उपलब्धि, मतलब इनको किस चीज़ के अंदर क्या अवार्ड मिला है उसके बारे में पढ़ते हैं. तो इनको पुलित्ज़र अवार्ड मिला है फॉर पोइट्री के लिए. अब पुलित्ज़र अवार्ड क्या होता है? पुलित्ज़र अवार्ड वो अवार्ड होता है जो हमें लिटरेचर और किसी लैंग्वेज के विस्तार के बारे में मिलता है. ठीक है. और इनका जो काम है, नॉन फॉर द पोएम्स अबाउट रूरल लाइफ, नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस इन एवरीडे सिचुएशंस. तो जो इन्होंने काम किया, काम कहने का सेंस, इनकी जो पोइट्री थी वो तो नेचर के ऊपर थी, रूरल लाइफ के ऊपर थी, और ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑन द डेली बेसिस उसके ऊपर थी. मतलब रूरल लाइफ बोले तो ग्रामीण लोगों के ऊपर थी. नेचर यानी कि हमारे जो नेचर रिलेटेड थिंग्स, जैसे कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो इन्वायरमेंटल्स में जितनी भी सारी नेचर की थिंग्स यानी ट्रीज वगैरह, उन सब के बारे में, और ह्यूमन अपनी लाइफ में क्या क्या फेस करता है ऑन द डेली बेसिस, उन सब के बारे में इन्होंने अपनी पोएम्स के बारे में डिफाइन किया था. ये एक अमेरिकन पोइट थे. इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट जो पोइट का खिताब है वो भी इन्होंने जीता था, और इनका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में हमारे हिस्ट्री के अंदर लिखा गया है. तो दैट्स ऑल अबाउट पोइट. चलो आइए समझते हैं इस पोएम की थीम के बारे में. द मेन आइडिया ऑफ द स्टफ स्नो इज दैट इवन टाइनी थिंग्स कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट. इन द पोएम द स्पीकर इज हैविंग अ बैड डे, but a little bit of snow falling on him completely changes his mood. It teaches us a few things like nature's power, appreciating, and bad days can turn around. So let's understand the hotline. मतलब जो हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसका मेन आइडिया है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो भी एक इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है. अब इम्पैक्ट इन द सेंस कि उसको प्रभावित कर सकती है. तो वो किस चीज़ में प्रभावित करेगी? तो उसको अच्छे आइडिया में भी प्रभावित कर सकती है और बुरे आइडिया में भी उसको प्रभावित कर सकती है. द स्पीकर इज हैविंग अ बैड डे, मतलब जो वक्ता है यानी कि नैरेटर, उसके बुरे दिन है, और वो रास्ते से जा रहा होता है. जाते जाते उसके ऊपर थोड़ी सी आइस गिर जाती है. तो जो आइस गिरती है ना, उससे उसका जो मूड होता है ना, बिल्कुल चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा. ओके, आप एक ऐसे प्लेस पे बैठे हो जिसका टेम्परेचर 46-47 डिग्री है. ओके, तो सपोज आपके ऊपर थोड़ी सी आइस गिर जाए तो आपको कैसा फील होगा? ठंडा ठंडा. तो ऐसे ही जो पोइट है ना, वो रास्ते से निकल रहा था, अब उसके ऊपर थोड़ी सी आइस गिर गई. तो जो आइस से ना उसका मूड एकदम से चेंज हो गया. उसकी बॉडी के जो सेंसिटिव सिस्टम है उसका अलग ही दिमाग से काम करने लगा है. ठीक है. तो उसको क्या क्या फील हुआ वो सब अपन सोचते हैं. और जो हमारा नेचर है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है. वो हमें छोटी छोटी चीज़ों से बताता है कि चीज़ें कैसे होती है, किस एंगल में होती है, किससे अच्छी होती है, किससे बुरी होती है. तो पहला वो हमें समझाता है नेचर्स पावर, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी शक्ति क्या है. तो स्पेंडिंग टाइम इन नेचर कैन इम्प्रूव हाउ यू फील. अगर हम अपने इन्वायरमेंट में अपना थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी में जितने भी डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम, टेंशन है, सब खत्म हो जाएंगी. ओके, और हमारी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी. हमारी जो सोचने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी. हमारे सेंसेस प्रॉपरली वर्क करने लगेंगे. ठीक है. अब सेकंड क्या होता है? अप्रिशिएटिंग द स्मॉल स्टफ, छोटी छोटी चीज़ों पे तारीफ करना खुद को. अब लाइफ में
अपन कुछ भी करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर इंसान एक ही बार में सक्सेस हो जाए। तो क्या होता है, अगर हम खुद को छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रेस करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो हमारे अंदर कुछ बड़ा करने का मोटिवेशन आएगा अंदर, और हमें लगेगा कि हम छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ा किला भी क्रिएट कर सकते हैं। किला इन द सेंस कि हम अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, हमारे जो गोल्स हैं उनको हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं, और हमें अगर जो सक्सेसफुल बनना है हम वो बन सकते हैं। और थर्ड हमें सिखाता है कि बैड डेज कैन टर्न अराउंड, और हमारे जो बुरे दिन है ना वो भी अच्छी दिनों में चेंजेस हो सकते हैं। थिंग्स माइट सीम ग्लूमी, कभी कभी हमें सब कुछ ऐसा दिखता है जिसमें धुंधला धुंधला सा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी बहुत बेटर रिजल्ट दे सकती है। बेटर इन द सेंस कि अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, अंधेरा है, तो ऐसा तो है नहीं कि सूरज नहीं निकलेगा अगले दिन, सूरज भी निकलेगा, लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट भी क्रिएट होगी, और हमारी लाइफ बहुत अच्छी भी हो सकती है। तो दैट्स ऑल द थीम। लेट्स गो ऑन द फर्स्ट स्टेंजा। द बी अ क्राउ शुड डाइन ऑन मी, द डस्ट ऑफ नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो सबसे पहले हम इसमें राइमिंग वर्ड देखेंगे। क्राउ, स्नो, बोथ आर राइमिंग वर्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है। मी, ट्री, तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड हो गया आपका बी। ओके, आपके एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको वो चार लाइन दे देगा किसी स्टेंजा को उठा के, और पूछेगा इसमें राइमिंग वर्ड बताइए, तो आपको बताना है जो लास्ट का आपका वर्ड मिलेगा ना वही आपका राइमिंग होगा। तो देखो इसमें ओ डब्ल्यू सेम, मी, ई इसमें सेम है, ई इसमें सेम है, तो आपका यहाँ पर राइमिंग वर्ड हो गया। तो समझिए, द बी अ क्राउड शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पर हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री को बोलते हैं धतूरे का पेड़। ये एक पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला वृक्ष बोलते हैं जिसको। और शुक डाउन यानी कि कोई चीज हिलकर नीचे गिरना, ठीक है। और डस्ट का मतलब हुआ यहाँ पर जो आइस है उसको डस्ट बोला जा रहा है, एज अ डस्ट कंसीडर किया जा रहा है आइस को, ठीक है। तो समझते हैं द बियर क्राफ्ट। और तो जो हमारा पोइट है वो उसका दिन स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा बुरा और ख़राब सा होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, पोइट सोचता है कि चलो बाहर घूम के आते हैं तो मूड फ्रेश हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो जैसे ही वो रास्ते से निकलता है तो सडनली वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। तो वो हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा होता है, ठीक है। तो बर्फीला टाइम होता है सर्दियों का, तो जो हेमलॉक ट्री है ना उसकी जो ब्रांचेस होती है उसके ऊपर डस्ट की पूरी कोटिंग सी हो रही होती है, लेयरिंग, ठीक है। तो जो कौवा उस पर बैठा होता है ना तो वो एकदम से उठता है, तो जो डस्ट होती है ना उस ब्रांच से गिर कर पोइट के ऊपर गिर जाती है। तो पोइट को लगता है कि ये पॉइजनस ट्री है, तो जो इसकी आइस मेरे ऊपर गिरी है ना उससे मेरा दिन पहले से ही खराब था, अब और खराब हो जाएगा। वो जब आइस गिरती है तो उसको लगता है, लेकिन बाद में जब आइस उसके हेड को टच करती है ना तो एक उसको अंदर से पॉजिटिव और इनर्जेटिक फील होता है। तो उसको लगता है कि नहीं, लाइफ भी बेटर हो सकती है। ये हमारे ऊपर है कि हम चीज़ों को कितना नेगेटिविटी में लेकर ट्रीट करते हैं। ओके, हमारे ऊपर है कि हम किसी चीज़ को बेटर ट्रीट करना चाहते हैं या बैड ट्रीट करना चाहते हैं। तो जो नेचर की चीज़ है वो कभी भी किसी इंसान का बैड डे क्रिएट नहीं करती, वो हमेशा ह्यूमन को एक अच्छा डे प्रोवाइड कराती है। Let's go on the next stanza. Has given any heart a change of mood and saved some part of a day I had. अब को जो इंसान होता है वो सोचता है पहले तो कि यार बर्फ का टुकड़ा गिर गया, मेरा जो बाकी का दिन बुरा चल रहा था ना उससे भी बुरा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका जो हार्ट होता है, उसके हार्ट की जो फीलिंग्स होती है ना वो सडनली चेंज हो जाती है, और उसके माइंड के अंदर समथिंग हैप्पीनेस वाला क्रिएट होने लगता है। उसकी बॉडी ना फुल ऑफ गूज बम्स वाला रिएक्शन देती है, उसको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, उसका एनवायरनमेंट, उसकी जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है वो सब खत्म हो जाती है। और उसको लगता है कि मेरा जो बाकी का दिन था जो खराब होने वाला था ना वो भी इस कोई की वजह से और जो आइस के टुकड़े की वजह से बच गया, और उसका जो छोटा सा दिन है ना वो बहुत सुंदर हो जाता है। तो वो नेचर को थैंक्स बोलता है कि हाँ, थैंक यू फॉर सेविंग माई सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, जो मैंने अपना आधा दिन बर्बाद कर दिया ना उसका कुछ पार्ट बचाने के लिए थैंक यू।
तो यहीं पे आपकी पोएम खत्म होती है। आपकी छोटी सी प्यारी सी पोएम है, बट इसका जो सेंस है वो बहुत डीप में है। तो चलो आइए समझते हैं इसकी समरी के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम यूजेस विंटर इमेजरी टू पेंट अ पिक्चर ऑफ अ बैड मूड। जो हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने सर्दियों का मौसम यूज किया है अपनी पोएम को डिस्क्राइब करने के लिए। जो हमारा पोएट होता है उसका जो बैड मूड होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक विंटर वेदर का यूज किया है, ठीक है। क्राउस एंड हेमलॉक ट्रीज आर टाइपिकली एसोसिएट विद डार्कनेस एंड ग्लूम, मिररिंग द स्पीकर्स लो स्पिरिट्स। जो हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे का पेड़ और क्राव यानी कोवा, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना कि जो कोवा होता है वो बुरी चीज़ का संकेत होता है, और जो धतूरे का पेड़ होता है वो भी नेगेटिव पेड़ होता है, पॉइजन ट्री हम इसको एज अ कंसिडर करते हैं। तो ये दोनों ही नेगेटिव है, और सर्दियों का मौसम भी उसने नेगेटिव ही रिप्रेजेंट किया। तो बोलता है कि सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव होने के बाद भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो व्हाट देन अ टाइनी इवेंट अ क्रू शेकिंग स्नो डाउन ब्रिंग्स अ सरप्राइजिंग शिफ्ट। ओके, तो कुछ समय के बाद, कुछ मोमेंट के बाद, जो टाइनी मोमेंट होता है, तो जो कुआ होता है वो हेमलॉक ट्री से जो आइस होती है उसको जो हमारे पोइट के ऊपर स्प्रेड करता है, यानी कि गिरा देता है। तो उसका दिन सरप्राइजिंग हो जाता है, मतलब एकदम से उसको ये होता है ये क्या हुआ, अलग से उसको समझ नहीं आता, अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है डिफाइन नहीं कर पा रहा। ऊपर से लग रहा है बुरा होगा, अंदर से कुछ समझ नहीं आ रहा, सरप्राइजिंग मोमेंट क्रिएट हो जाता है। हैप्पी सैड, हैप्पी सैड, हैप्पी सैड, उसको ऐसी वाली फीलिंग अंदर से आने लगती है, ठीक है। दिस सीमिंगली इनसाइड फैक्ट act sparks a change in perspective, reminding the speaker not to dwell on negativity. The poem suggests that even the smallest thing in nature hold the power to transform our outlook, washing away negativity and allowing us to make the most of the day. Then हमारा पोइट बोलता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ मिल सकती है, हमें हर चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका मीनिंग भी पॉजिटिव हो सकता है। अगर साइन नेगेटिव तो ये नहीं कि उसका जो हर बार मीनिंग है वो नेगेटिव ही निकलेगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। और जो हमारे नेचर की छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती है। तो हमें अपना जो आउटलुक है ना नेचर की टुवर्ड्स, वो हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, नेगेटिव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमारा आगे का दिन बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल बना सकती हैं। तो यहीं पर आपकी समरी खत्म होती है। इट्स टाइम टू रीड अबाउट एनसीईआरटी क्वेश्चन, सो लेट्स गो ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर आपकी 3 क्वेश्चंस है, तो तीनों क्वेश्चन का आपका मिक्सअप है, ओके। एग्जाम्स के अंदर आपसे वो एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है या तीनों क्वेश्चन को एक साथ भी पूछ सकता है, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द एग्जामिनर हाउ ही वांट टू आस्क। तो चलो समझते इस क्वेश्चन को। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? वॉट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? वाई डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड? पोइट हमारा क्यों बोलता है इसके उसका मूड चेंज हो गया? हाउ वॉज द पोइट्स मूड चेंज? और जो पोइट है उनका मूड कैसे चेंज हुआ? तो चलो समझते हैं क्वेश्चन को। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है जो धूल के कण हैं, जो हमारे बर्फ के कण हैं उनका मतलब है फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े या अवशेष कण। द सडन सोअर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, फ्लैक्स पार्टिकल्स, ओके। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड। तो पोइट क्यों कहता है कि उसका मूड बदल गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सडन सोअर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट मूड। जो आपका हेमलॉक ट्री होता है, हेमलॉक ट्री से जो आइस के फ्लैक्स पार्टिकल्स पोइट के मूड के ऊपर गिरते हैं ना, सर के ऊपर, तो उससे पोइट का मूड एकदम चेंज हो जाता है। इसलिए पोइट कहता है कि मेरा मूड चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ वॉज द पोइट्स मूड चेंज? पोइट का मूड कैसे बदला? तो फाइन पार्टिकल गिरे, पार्टिकल गिरने से उसका मूड चेंज हो गया। तो बोलता है कि द पोइट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। जो पोइट था वो बहुत ज़्यादा सैड था, तो उसका मूड सैड से हैप्पी में कन्वर्ट हुआ। ही फेल्ट रेफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ डे। उसको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील हुआ, यानी कि तरोताज़ा हो गया, जितना भी सैडनेस थी सब खत्म हो गई, और उसका जो बचा हुआ दिन था उसने वो एंजॉय करना चाहा। उसने से थैंक्स बोला नेचर को
कि उसका जो आधा दिन था जो उसने सोच सोच के बर्बाद कर दिया, वो आधा दिन इस डस्ट ऑफ स्नो की वजह से हैप्पी हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ आंसर। हमारे जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उन्होंने नेचर को अपनी पोएम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया, तो समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन पोएम्स? डू यू थिंक अ क्राउ इज ऑफन मेंशन इन पोएम? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्राउ? हमेशा मतलब हर पोएम के बारे में, हम पोएम होती है उनमें या तो अपन स्पारो के बारे में पढ़ेंगे, स्पारो नहीं पढ़ा तो अपन पैरट के बारे में पढ़ेंगे, पैरट नहीं हुआ तो पीकॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम एक क्राउ के बारे में कभी नहीं पढ़ते। लेकिन इस पोएम के अंदर हमारे जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उन्होंने क्राउ को रिप्रेजेंट किया। और जब हम क्राउ के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। नेगेटिव थॉट्स इन द सेंस कि हमें लगता है कि जो कुआ होता है उसका कलर ब्लैक होता है और वो नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इस चीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं तो समझते हैं। फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट्स नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस पोएम। तो जो हमारे पोएट होते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक अलग और यूनिक वे में ना हमारी पोएम को डिफाइन करते हैं। तो जनरली पोएट टेक द वर्ड विच आर नॉन फॉर देयर ब्यूटी। जो पोएट होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो पोएट होते हैं वो ऐसी वर्ड्स को अपनी पोएम के अंदर डिफाइन करेंगे जो ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं, उनकी सुंदरता के लिए, एंड उनकी अच्छी गुड क्वालिटीज़ होती है, अच्छी अच्छी उनकी विशेषता होती है, जैसे कि पैरट हुआ, पीकॉक हुआ, ओके। बट कोई भी कोए को नहीं लेता। नो क्राउ इज़ हार्डली मेंशन इन द पोएम। मतलब हार्डली किसी की पोएम में क्राउ के बारे में डिफाइन किया गया। अगर डिफाइन किया गया हो तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बताते हैं, पॉजिटिव नहीं बताया जाता। लेकिन यहाँ पर हमारे जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उन्होंने पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बताया है क्राउ के बारे में। तो समझते हैं कि उन्होंने क्राउ को कैसे डिफाइन किया है अपनी पोएम के अंदर। When we think of a crow, the image of a black bird with harsh voice comes in our mind, which is believed to be symbol of bad omen, ठीक है। तो जब कभी भी हम कोई के बारे में सोचते हैं तो उसकी काला कलर, भद्दी हुई आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है और हमें लगता है कि कौवा एक बहुत ही बड़ा और बुरा प्रतीक है। तो कोई भी इसको एज अ पॉजिटिव नहीं ले सकता। लेकिन हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, उसने कोई की क्वालिटी को डिफाइन किया, ना कि बैड क्वालिटी को। आई होप यू गेट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ मैपल और एन एग और अ पाइन? हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के पेड़ को क्यों लिया? उन्होंने मैपल का पेड़ क्यों नहीं लिया, पाइन का पेड़ क्यों नहीं लिया, ओक का पेड़ क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो धतूरे का पेड़ होता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉइजनस ट्री माना जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जहरीला वृक्ष, पॉइजनस ट्रीज इन दिस वर्ल्ड। बट स्पाइट डेट जो हमारे पोइट होते हैं वो हेमलॉक ट्री को ही अपनी पोएम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाई इट इज सो? सो जस्ट थिंक अबाउट इट। अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। जो हेमलॉक ट्री होता है वो जहरीला पेड़ होता है, उसके छोटे छोटे सफ़ेद कलर के सुंदर सी फूल होते हैं। द पोएट डज नॉट चूज मैपल, ओक और पाइन लाइक ब्यूटीफुल ट्री, इंस्टीड ही चूजेज द हेमलॉक ट्री टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स। क्योंकि जो हमारा पोएट है मैपल ट्री को चूज़ नहीं करता, ओक को चूज़ नहीं करता, पाइन को नहीं करता, क्योंकि सारे सुंदर पेड़ होते हैं और उसको अपना सौरो माइंड रिप्रेजेंट करता। सौरो यानी कि दुखी वाला, और जहरीला दुख, दोनों नेगेटिव साइन हुए। इसलिए जो पोएट होता है वो पॉइजनस ट्री यानी कि हेमलॉक ट्री का यूज़ करता है रादर देन ओक, मैपल और पाइन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई व्हाट डू द क्राउ एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? जॉय और सॉरो? व्हाई डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्राउ शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर? यहाँ पर हमारा जो पोएट है हमसे पूछ रहा है कि कौवा और हेमलॉक ट्री यानी कि कौवा और जो धतूरे का पेड़ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? दुख को रिप्रेजेंट करते हैं या खुशी को रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्राउ शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? तो डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो बर्फ के पार्टिकल्स थे जो कौवे ने हेमलॉक ट्री से उस पोएट के ऊपर गिरा दिए थे, तो उसको इस सबसे क्या फील होता है? तो उसको पढ़ते हैं अपन। द क्राउ एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो and depression felt by the poet in the materialistic world.
The dust of the snow is the symbol of natural joy and energy. The dust of a snow that the crowd shakes of a hemlock tree means from the sad moment the poet is entering into the time full of optimism. जो दतूरे का पेड़ होता है और कौवा होता है वो केवल डिप्रेशन और दुख को रिप्रेजेंट करता है. बट द पोएट इन द मेटलिस्टिक वर्ल्ड, द डस्ट ऑफ द स्नो इज अ सिंबल ऑफ नेचुरल एंड जॉय एंड द डस्ट. आज की आधुनिक दुनिया में जो भोग और विलासता से भरी हुई है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब होता है आधुनिक दुनिया जो भोग और विलासता से भरी हुई है, जिसमें हर कोई इंसान जॉय फाइंड करना चाहता है, हर कोई इंसान कुछ ना कुछ लग्जरी चाहता है. उसी लग्जरी वर्ल्ड में, लग्जूरियस वर्ल्ड में हमारे जो पोएट होते हैं वो डस्ट ऑफ स्नो को कहते हैं, क्योंकि वो नेचुरल जॉय, वो प्रकृति का आनंद होता है जो हमें एनर्जी से फुल कर देता है. तो वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं. द ऑफ स्नो, द क्राउड शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री मीन्स फ्रॉम द सैड मोमेंट द पोएट इज एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म. तो जो कोआ होता है वो हेमलॉक ट्री से आइस के पार्टिकल्स को पोएट के ऊपर गिराता है, तो वो फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म यानी कि आशा से भर जाता है और उसको उसके अंदर से उम्मीद आने लगती है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ. जो मेरा बचा हुआ दिन था वो बेकार होने से बच गया. मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन अब जो बचा हुआ टाइम है उसको मैं एंजॉय के साथ जीऊँगा. आई होप यू गेट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? हैव यू एक्सपीरियंस अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? क्या कभी भी अपनी लाइफ में आपने डिप्रेशन या होपलेस फील किया है और आपने उस टाइम पे क्या सिमिलर मोमेंट फील किया है जिसने आपकी मूड को चेंज किया हुआ है? ऐसी क्या चीज़ थी जब आप डिप्रेशन में थे जिसने आपके मूड को चेंज कर दिया? तो चलो समझते हैं इसका आंसर. देयर हैव बीन इनमरेबल टाइम्स व्हेन आई टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस. मतलब मेरी लाइफ में ऐसे अनगिनत मोमेंट थे. इनमरेबल का मतलब होता है अनगिनत, अनकाउंटेबल मोमेंट थे जिस टाइम पे मैंने अंदर से डिप्रेशन और होपलेस फील किया है. आई समटाइम्स गेट अपसेट बाय द सेल्फिश बिहेवियर ऑफ पीपल एंड समटाइम ड्यू टू माई ओन कंडक्ट. मैंने कभी कभार तो लोगों के मतलबी व्यवहार से और कभी कभार खुद की कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा सॉरो फील किया है. ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड आई टुक गार्डनिंग एज माई हॉबी. लॉकडाउन की पीरियड के समय मैंने गार्डनिंग को अपनी हॉबी चूज किया. सीइंग द प्लांट्स ग्रो मेक मी फील बेटर. जो पौधे, गार्डनिंग करते टाइम जो पौधे बढ़ रहे थे उनको मैंने खुद से बेटर फील करने का ट्राई किया. इट हेल्प मी रिड्यूस माई एंगर एंड स्ट्रेस. ये मेरे गुस्से और जो मेरा स्ट्रेस था, यानी कि मेरे अंदर जितना भी काम का वजन और प्रेशर था, बर्डन था, उस सबको हटाया है और मुझे बहुत ज़्यादा बेटर फील कराया है. आप भी अपनी स्टोरी इससे लिख सकते हो. अगर आपके पास इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप खुद की स्टोरी उस चीज़ में लिख सकते हो. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर किसी ना किसी पोएम में से एक सेंट्रल आइडिया पूछ लेता है, तो वो आपको लिखना होता है ना. ये आपका 2 से 3 मार्क्स के रिगार्डिंग आ जाता है. तो चलो समझते हैं सेंट्रल आइडिया के अंदर हमारे जो पोएट है वो क्या डिफाइन करते हैं. इट इज़ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम दैट टेल्स दैट इवन अ सिंपल मोमेंट हैज़ लार्ज सिग्निफिकेंस इन चैलेंजिंग one's attitude. The poet appreciates the beauty of the snowflakes which changed his mood and saved many precious moments from being wasted. तो हमारे जो पोएट बोलते हैं कि ये छोटी सी और बहुत सुंदर पोएम है, बट इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत बड़ा, इसका जो एटीट्यूड है वो कुछ और डिफाइन करता है. तो चलो समझते हैं क्या डिफाइन करता है. द पोएट एप्रिसिएट्स द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लैक्स विच चेंज हिज मूड एंड सेव्ड. जो पोएट होते हैं वो डस्ट ऑफ स्नो की ब्यूटी को डिफाइन करते हैं और बताते हैं कि कैसे डस्ट ऑफ स्नो ने उनकी मूड को चेंज कर दिया और उसका जो दिन बेकार हो गया था तो उस प्यारे से दिन को उन्होंने कैसे बचा लिया और कैसे खुश बचा दिया. तो यहीं पर आपका पोएम के सारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं. इट्स टाइम टू लर्न अबाउट पोएट्री डिवाइस. ओके, पोएट्री डिवाइस में से आपकी बोर्ड में एमसीक्यूज में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको ये टॉपिक कवर करके ही चलना है. तो पहला आपका है मेटाफोर, सेकंड आपका है पर्सोनिफिकेशन और थर्ड आपका है सिम्बोलिज्म. तो मेटाफोर, द सेंट्रल मेटाफोर कंपेयर्स द फेलिंग स्नो टू डस्ट, हाईलाइट्स द पोएम ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट. ओके, तो जो सेंट्रल मेटाफोर है वो जो गिरती हुई बर्फ़ है उसको कंपेयर करता है
और हाईलाइट करता है हमारी पोएम की ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट को। आपका नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के अंदर होता है या तो किसी एनिमल को या नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स से कंपेयर किया जाए, ठीक है, एज ए ह्यूमन इसको इंडिकेट किया जाए। तो द क्राउ इज गिवन ह्यूमन लाइक एक्शन बाय सुक डाउन द स्नो एडिंग अ टच ऑफ एजेंसी टू द नेचुरल वर्ल्ड। तो जहाँ पर हमारा क्राउ है उसको ह्यूमन से कंपेयर किया जा रहा है कि जब बर्फ गिरती है तो कैसा फील होता है। एंड नेक्स्ट आपका है सिम्बलिज्म। द डस्ट ऑफ स्नो सिम्बलाइज अ चेंज इनकाउंटर और अ स्मॉल इवेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट अ पॉजिटिव चेंज। इट रिप्रेजेंट द अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी एंड रिन्यूअल नेचर कैन। सिम्बलाइज्म का मतलब है संकेत, जो किसी की प्रति संकेत करे। तो ये पोएटिक डिवाइस है आपका, इसमें इनकाउंटर करता है छोटे छोटे मूवमेंट को, कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको अनएक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारी लाइफ में अनगिनत और हैप्पी मोमेंट है उनको कैसे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इमेजरी। नेक्स्ट देन आपका है राइमिंग सीम एंड एलिट्रेशन। इमेजरी में आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, एंड राइमिंग सीम में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर दो वर्ड सेम हो तो दैट इज कॉल्ड राइमिंग सीम। एंड एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में अगर सेम वर्ड का कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो वहाँ पर आपका एलिट्रेशन आ जाएगा, जैसे कि हैड शुक डाउन क्राउ लाइक दिस। ओके, आई होप यू गेट इट। इट्स टाइम टू लर्न अबाउट MCQ क्वेश्चंस। तो पहला आपका क्वेश्चन है, हु रॉट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? विलियम वर्ड्सवर्थ? नो। सरोजनी नायडू? नो। रविन्द्रनाथ टैगोर? नो। आपका इसका आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ओ र्यूड इन द लाइन ऑफ अ डे आई हैड र्यूड? मतलब र्यूड मतलब बुरा, जो बेकार चीज़ है वो पोएम के अंदर क्या डिफाइन किया गया है? एक्साइटेड अबाउट? नो। सेलिब्रेटेड? नो। इग्नोर्ड? नो। रिग्रेटेड, इसको पछतावा होता है कि हाँ मैंने अपना जो आधा दिन है वो बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट लिटरली डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन बाय अ हार्ड चेंज ऑफ मूड? ऐसा कौन सा पोएटिक डिवाइस है? जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया था कि आपकी पोएम पे एग्जाम के अंदर कोई भी पोएटिक डिवाइस पूछ सकता है और ये पूछ सकता है कि इसमें आपको क्या फील करना है। तो आज चेंज ऑफ मूड के अंदर आपका क्या पोएटिक डिवाइस आएगा, ठीक है? तो इसके अंदर आपका आएगा सिमिली होगा? नहीं। मेटाफोर होगा? नहीं। हाइपरबोला होगा? नहीं। आपका इसके अंदर आएगा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई डज द डस्ट ऑफ स्नो सिम्बलाइज द पोएम? जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किस चीज़, जो डस्ट ऑफ स्नो हमारी पोएम है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है? हार्श विंटर वेदर? सर्दियों के कठिन दिनों को? नो। अ क्लींजिंग एंड होपफुल चेंज? यस, ये हमारे बहुत सुंदर और होपफुल चीज़ को चेंज करती है। लॉनलीनेस एंड आइसोलेशन? नो। द वेट ऑफ बर्डन? नो। आपका आंसर हुआ सेकंड। आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ट्री इज मेंशन इन द पोएम? आप पोएम ने किस, जो हमारे पोएट थे उन्होंने किस ट्री को डिफाइन किया? ओक को? नो। मैपल को? नो। पाइन को? नो। उन्होंने हमारी हेमलॉक ट्री को डिफाइन किया, क्योंकि हेमलॉक ट्री नेगेटिव साइन होता है और नेगेटिव साइन को भी उन्होंने पॉजिटिव एज अ टेक लिया। आपकी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है ये, आज सारी आपकी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आपको जब आप सेल्फ स्टडी करोगे इस पोएम की तो उसको जानने में हेल्प करेगी। पहला आपका डस्ट ऑफ स्नो, सेकंड आपका हेमलॉक ट्री, थर्ड आपका क्राउ एंड फोर्थ आपका ह्यूड। जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, हेमलॉक यानी कि धतूरे का पेड़ जो कि जहरीला होता है, क्राउ यानी कि कोन जो नेगेटिव साइन होता है, और ह्यूड, ह्यूड माने कि बुरा, समथिंग सॉरो। आई होप यू गेट दिस। थैंक यू।